नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे ओपन माइक फेसबुक पेज पर। एक विशेष कार्यक्रम लेकर मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने और मेरे साथ है प्रतिभाशाली कवित्री सीमा वर्णिका जी। सीमा जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं आपको कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत हम हर श्रृंखला में आपको हिंदी साहित्य की पद्य विधा के विभिन्न रूपों से आपका परिचय करवाएंगे। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरल और आसान तरीके से काव्य सृजन पर कुछ बेसिक जानकारी दे सके, जिससे हमारे नवोदित रचनाकारों को लाभ मिले। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का श्रेय कवि श्रेय तिवारी जी को जाता है। आपके इस प्रयास के लिए श्रेय सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही के जी की टीम विशाखा जी, पूजा जी, इंदु जी, रूपल जी, वसुधा जी, रितु जी, ऋचा जी, आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में अपना अमूल्य सहयोग एवं सुझाव दिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कार्यशाला। हमारी आज की कार्यशाला की संवाहिका है कवित्री सीमा वर्णिका जी, जो कानपुर से हैं। अगर मैं उनकी शिक्षा की बात करूं तो वो बीएससी उन्होंने किया हुआ है, एमए अंग्रेजी साहित्य में किया है, एमएड आईजीटी कॉलेज बॉम्बे से किया हुआ है, सत्यार्थ विशारद भी किया है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सीमा जी एक शिक्षिका, कवित्री, लेखिका, चित्रकार, समीक्षक, समालोचक के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में शहर समता विचार मंच महिला गोष्ठी कानपुर इकाई की जिला अध्यक्ष भी हैं। साहित्यिक उपलब्धियों की बात करूं तो इनको साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों द्वारा इनकी रचनाओं को सराहा भी गया है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय साहित्यिक मंचों द्वारा सीमा जी को काव्य कलानिधि, काव्य माणिक, काव्य भारती, महादेवी वर्मा जी सम्मान, उत्तर प्रदेश पुरुषार्थी विभूति सम्मान, काव्यश्री सम्मान, शक्ति स्वरूपा प्रणयन सम्मान, नारी गौरव सम्मान, सद्भावना सम्मान, बसंत श्री सम्मान, साहित्य ज्योति सम्मान, साहित्य संगम सलीला सम्मान, श्रेष्ठ समालोचक सम्मान, कमल सम्मान, श्रेष्ठ शब्द शिल्पी सम्मान, काव्य कुंदन सम्मान, दोहा दिवाकर सम्मान, काव्य विवेचक सम्मान। इतने सारे सम्मान मिले हैं सीमा जी को कि मैं चाहती हूँ सारे के सारे सम्मान मैं बोल दूं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। विवेचक सम्मान, लघु कथा शिरोमणि सम्मान, श्रेष्ठ बुद्ध पुरस्कार आदि प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान मंच द्वारा उत्तर प्रदेश नारी गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। मस्कट ओमान से संचालित संवादे हिंद साहित्यिक मंच से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साहित्य सम्मान, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में सीमा जी को महिला श्री सम्मान के लिए भी चयनित किया गया है। सीमा जी, हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनके अगर मैं काव्य संग्रह की बात करूं तो पारिजात काव्य संग्रह इनका पहला काव्य संग्रह, जो 2020 में एकल काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अभिव्यंजना 2021 में, व अन्य साझा संग्रहों में हैं जो अभी प्रकाशाधीन हैं, मनोगत, साझा स्वप्न, कथार्चन, मिट्टी की सुगंध, लघु कथा, साझा संकलन, उम्मीद की किरण, सिर फिरे परिंदे, गुल्लक किस्सों की। इस तरह से कई इनके जो अभी संकलन है वो आने बाकी हैं। हम सब आपके संकलनों का इंतजार करेंगे सीमा जी। और साहित्यिक यात्रा की बात करूं तो लगभग 11 वर्ष की उम्र से इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। कुछ वर्षों तक सक्रिय लेखन के पश्चात कलम ने कागज के बजाय दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जिंदगी के कागज पर कई खूबसूरत पल अंकित कर दिए। इसी बीच कलम कुंदन वन निखरती गई और फिर बढ़ गए कदम साहित्य की अनंत यात्रा की ओर।
सीमा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ। लिखती जाती हूँ जितना, उतना ही सुख पाती हूँ। हर बार कल्पनाओं के रंग नए बिखराती हूँ। स्वागत है सीमा जी आपका हमारे इस बहुत बहुत मंच पर। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी उपस्थित जितने भी लोग जुड़े हैं पटल से, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने हमारा जो है अनुरोध स्वीकार किया और यहाँ पर हमारे साथ आप कार्यशाला करने के लिए तैयार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमको सेवा का अवसर दिया। नहीं, नहीं सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कार्यशाला शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, ये कार्यशाला बहुत लाभदायक होने वाली है। तो आप लोग भी मेरी तरह पेन और पेपर लेके जुड़ जाइए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब आप नोट करेंगे या अपने अपने पास लिख के रखेंगे, तो मेरी ओर से ये एक सुझाव है कि आपको बहुत आसानी होगी। तो जब तक आप लोग कागज और पेन अपने पास रखते हैं, तो मैं सीमा जी एक वाक्य आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब मैंने अपने किसी मित्र को ये बताया कि हम ऐसी एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, तो उनका जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा, ओहो, मस्ती की पाठशाला कविता लेखन पर। तो ये शब्द वाह, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं दर्शकों को वही कहने वाली हूँ कि ये हमारी मस्ती की पाठशाला जो है, हम मस्ती के साथ साथ कुछ कविता पर बात करेंगे, कुछ कविता लेखन पर बात करेंगे। तो आप हमारे साथ हर श्रृंखला में जुड़ते रहिए। ये हमारी पहली श्रृंखला है, तो इसको कैसे शुरू करें सीमा जी? कुछ जैसे परिचय के आपकी साथ। इच्छा हो। जी। हाँ, कुछ जी। कुछ थोड़ा सा अगर हम लोग शुरुआत से बात करते हैं तो लोग जुड़ जी। पाएंगे कि जी। तो हिंदी एक्चुअली होता क्या साहित्य। है? जी, जी। होता क्या है, कोई चीज़ हम जब सीखते हैं, जब हम उसका बेसिक्स ना जानें, तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं सीखा जाता है। तो हम्म, ऐसा करते हैं, क्यों ना हम थोड़ा-सा हिंदी साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य क्या है? वो आप थोड़ा-सा बता दीजिए। तो हिंदी साहित्य जो है वो बहुत पुरातन काल की मृदा से प्रस्फुटित है और समुचित परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत और पुराना है। 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था इसका। बौद्ध पंथ के लोग ब्रजियान के रूप में अपने, वो लोग ब्रजियानी कहलाते थे और अपने बौद्ध पंथ का प्रचार प्रसार करते थे, तो लोक भाषा के रूप में करते थे। बाद में देखा गया वो लोक भाषा हिंदी ही थी, थोड़ी अपरिष्कृत थी लेकिन वो हिंदी थी। फिर जी। आदिकाल में राजपूत वगैरह आए, रासो ग्रंथ लिखे गए जिसमें रासो वीर गीत बीसल देव रासो लिखा गया, आला रास लिखा गया। आला छंद हम लोग अभी भी सुनते हैं, जी, आला। जी। फिर प्रबंध काव्य उस समय लिखा गया, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो। उसके बाद भक्ति काल आ गया, उसमें जो आदि काल था उसमें तो वही युद्ध वगैरह पे जोर था, तो वही शौर्य प्रेम के ओजस्वी भाषा, सरस अभिव्यक्ति, यही सब रहता था। फिर भक्ति काल आ गया, उसमें भी दो धाराओं में भक्ति काल बटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में वो ज्ञानश्री टाइप था जिसमें कबीर दास की रचनाएं उस तरह की आई, और प्रेमाश्री था जिसमें जायसी, जिनका पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है। फिर सगुण धारा जो थी वो भी दो भागों में बटी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति रामचरितमानस तुलसीदास सब कोई जानता उसी समय के हैं, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी आ गए। उनके पद बिल्कुल। पदावली सब लोग ने पढ़ी है ज्यादातर, हम लोगों ने छोटे क्लासों में। फिर रीति काल आया, उसमें रीति काव्य था, उसके मुख्य प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी को माना गया। इस जो रीति काल था उसमें श्रृंगार पक्ष पे जोर रहा, नर नारी के जो स्मरणीय पलों को था उनको सुंदर उद्घाटन उनका देखने को मिला शब्दों में, और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं उस बीच आई। फिर आधुनिक काल आ गया, उसमें खड़ी बोली गद्य पे जोर था। उस समय राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा, इन सब पे ज्यादा जोर था। उसके जो मुख्य प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, पथ प्रदर्शक भी थे। और ये युग जो था वो संक्रांति व नव जागरण का युग कहलाया। इसी के बाद से साहित्य में जो था परिमार्जन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। फिर 20वीं सदी आ गई,
20वीं सदी में जो था वो खड़ी बोली को स्वीकृति मिली और हिंदी गद्य का नियमन और परिमार्जन हुआ, जो आपका 20वीं सदी थी। इसमें जो था छायावाद और प्रगतिवाद, ये वादों में बांटा गया। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी, रामधारी दिनकर, ये सब लोग थे। फिर प्रगतिवादी कवि आ गए, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, नागार्जुन, ये सब लोग थे, हजारू प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके सेकंड जब विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय प्रयोगवाद पे हिंदी सृजन जो था वो मुड़ गया। उस समय क्या था, लोगों में बहुत कुंठा, अवसाद, युद्ध के बाद जैसा जो उसका मतलब प्रभाव होता है ना युद्ध के बाद का, वो वाला सब देखा जा रहा था। लोग कुंठाग्रस्त थे, बहुत मनों में जो था अवसाद था, बहुत तनाव था। तो इसमें ये प्रयोगवाद, उस समय इसका जन्म हुआ प्रयोगवाद। उसमें अज्ञे मुख्य थे, गिरजा कुमार माथुर, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, धर्मवीर भारती, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे। इसी के साथ ये नई कविता जो थी वो प्रारंभ हुई। इसमें जो है कई तरह की विधाएं फिर सामने आई और ये चलती रही। बाकी हिंदी तो थी वो 10वीं शताब्दी के बाद से अपभ्रंश और प्राकृतिक भाषा थी। उसकी अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य और हिंदी का जो है वो आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। बाद में फिर वो साहित्य में पदबद्ध रचनाएं मिली, दोहा, जो जिसमें वो धार्मिक, धर्म, नीति, इन सब पे था, उपदेश थे। और कुछ एक वैसे थे जो राजाओं का युग था, तो राजाओं पे जो आश्रित कवि थे, वो जो शौर्य, श्रृंगार, चारण नीति, इन सब पे, पराक्रम पे अपनी रचना वर्णन करके अपनी साहित्यिक रुचि का परिचय देते थे। इतिहासकार फिर हुए कई सारे, जिसमें गारसा दत्तासी थे, रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जॉर्ज गियर्सन ने लिखी द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन सब ने फिर पूरे इतिहास का अच्छे से वर्णन किया। तो अब हमें नहीं लगता कि कभी अगर इतिहास पे कार्यशाला रखनी हो तो अलग से विस्तृत रखी जा सकती है। बाकी बहुत है इतना कि मतलब हम लोग नहीं काफी नहीं लंबा चले आए, पूरा 8वीं शताब्दी से 21वीं तक नहीं, आ बहुत गए। अच्छी जानकारी दी सीमा जी, क्योंकि कई बार जब हम अपनी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जब हम ये अलग अलग जो काल है उनके बारे में बताते हैं तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उन्हें ये पता चल जाएगा कि किस काल से वो, जब उनको रचना लिखने के लिए दी गई है, या किस काल के कवियों को वो पढ़ें और हाँ, तो समझें किस कि उन्होंने प्रकार क्या की, लिखा हाँ, है। हाँ उस समय किस मतलब किस अनुभूति की, किस अभिव्यक्ति की, किस तरह की विधाओं हाँ का पे जोर था, हाँ उस तरह की रचना हमें लिखनी। जब छायावाद था तो महादेवी वर्मा, पंत और निराला कैसे लिखते थे, तो हमें उस तरह से अपनी रचना कर सृजन करना जी है। जी हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। प्रयोगवाद है तो हमें प्रयोगवाद का प्रयोग समय कर देखना होगा। बस इस तरह पे इस चीज को ध्यान रख के लिखेंगे तो हम लोग सही दिशा में बढ़ेंगे आगे। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी सीमा जी। सीमा जी, इसके बाद जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की को जो है बाद में विधाओं में बांटा जाता है। तो हिंदी साहित्य की विधाओं के बारे में थोड़ा बताइए कि क्योंकि विधाओं को लेके जो हमारे कलमकार हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम किसकी विधाओं की बात कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य की कर रहे हैं या काव्य की विधाओं की बात कर रहे हैं। तो पहले हम हिंदी साहित्य की विधाओं से शुरू करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। हिंदी सबसे पहले ना, चूंकि देवनागरी भाषा है, हम लोगों की हिंदी जो है वो देववाणी कहलाती है, मतलब संस्कृत कहलाती है। संस्कृत से ही हिंदी निकल कर एक तरह से माना जाता है कि आई है। तो हाँ संस्कृत के तो आचार्यों ने साहित्य को पहले दो भागों में बांटा विधाओं में। एक था दृश्य काव्य, एक था श्रव्य काव्य। जैसा कि नामों से ही ये वो है, तो दृश्य काव्य में नाटक आए जो आंखों से देखा जाता था, और श्रव्य काव्य में पद, कविता और गद्य आया। तो दृश्य काव्य में आंखों से और श्रव्य काव्य में कानों से रस सुन स्वादन के, किया जाता हाँ है। जी। हाँ, इसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी नाटक, तो उसमें अनेकांकित थे, एकांकित थे, रेडियो रूपक आदि थे। पद में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, तुकांत, तुकांत। गद्य में लघु कथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग, यात्रा वृतांत, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ट्स, डायरी, गद्य काव्य
आपका ये आलोचना, समीक्षा, ये सब इसमें आ गए। और जो वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रचलित जो साहित्यिक विधाएं हैं तो वो तो यही है, कविता, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, कॉमेडी, प्रहसन कहलाता है, जो निबंध, आत्मकथा, रिपोर्ट्स, विज्ञान कथाएं, व्यंग, रेखा चित्र, पुस्तक समीक्षा, यही सब चीजें वर्तमान में भी यही विधाएं जो हैं वो हमारी चलन में है। जी। सीमा जी, तो आपने विधाओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी साहित्य एक इतना बड़ा महासागर है, जिसको अगर मोतियों को चुनने बैठो तो कई जिंदगियां लग जाएंगी, कई जन्म लग जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत विस्तृत है, सुंदर। बहुत विस्तृत। जी, बहुत सुंदर जानकारी। सीमा जी, अब जब हम पद्य और गद्य की बात करते हैं तो गद्य और पद्य में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए कि इनमें मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि जब हम गद्य लिख रहे होते हैं तो हमें अलग तरह से लिखना पड़ता है, और पद्य लिख रहे होते हैं तो उसको थोड़ा अलग तरह से लिखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। गद्य और पद्य में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात तो ये है कि गद्य जो है वो उसका संबंध मस्तिष्क से होता है, और जो पद्य है उसका बिल्कुल। मस्तिष्क, उसका संबंध जो है वो हृदय से होता है। मतलब जो गद्य है उसमें विषय विचार युक्त स्पष्ट वाक्य विन्यासित रचना होती है, और जो पद्य है उसमें भाव प्रदान, गेय, लय, तुक में बंधी रचना होती है। गद्य में विचारों की अभिव्यक्ति होती है और पद्य में भावाव्यक्ति होती है, भावनाओं की बात करी जाती है। गद्य जो है वो तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन आदि की सीमा रेखाओं में बंधा होता है, और पद्य में तो जानते हैं सब अनुभूतियां, उक्ति, विचित्र संप्रेषणीय भाव, अलंकार, ये सब प्रधानता होती है, स्वतंत्र उड़ान होती है भावों की। हाँ, और गद्य में हम लोग बातों को विस्तार पूर्वक कहते हैं। पद्य में जो जी। है वो बातों को सूक्ष्म, संकेतात्मक, मतलब गागर में सागर भरते हैं। बहुत छोटे से में अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, गद्य में पूरा वाक्य लिखते हैं लेकिन पद्य में पूरा वाक्य नहीं लिखते। हमने देखा बहुत सारे लोग कविता में पूरी ऐसा खा रहे थे इस तरह से कर दिया तो ये गद्य हो गया, ये पद्य नहीं रहा। पद्य में तो हमने एक बहुत छोटी सा शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द लिखा और उसमें मेरी बात समझने वाले के समझ में आ गई। इस तरह से चलते हैं। और थोड़ा सा ये भी होता है कि मुख्य बात जो है, गद्य में बुद्धि पक्ष जो होता है वो प्रधान होता है और भावनात्मक जो पक्ष होता है वो क्षीण होता है, और जबकि पद्य में जो है भावनात्मक पक्ष सशक्त होता है और जो बुद्धि पक्ष होता है वो बहुत क्षीण होता है। मतलब नहीं, बुद्धि आप रखी जाती है, बेबुद्धि की बातें नहीं होती है, लेकिन मतलब पक्ष जो है सैद्धांतिक और वो उस तरह का नहीं रहता है। नहीं, जो दिमाग से निकले वो गद्य, जो दिल से निकले वो पद्य दिल से है ना? निकले पद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही वही हमने भी बोला। नहीं, बहुत अच्छी बात सीमा जी। तो जब हम पद्य विधा लिखते हैं तो उसकी जो खासियत आपने बताई कि उसमें भाव होने चाहिए, उसमें ये सब जो होना चाहिए, दिल से जो हम सोचते हैं वो बातें होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या विशेषता होनी चाहिए पद्य में कि जो हम जब पद्य लिखते समय हम अपने लेखन में उसको उतार सके? पद जो है मुख्यतः जो काव्य सृजन होता है पद विधा में, रचना जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सरलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, रस, वो जैसे रस होते हैं ना अपने यहाँ, वात्सल रस, करुण रस है, तो सरसता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ये नहीं फैंटेसी लिख रहे हैं एकदम ही कल्पना में इतना उड़ा दिया अपना कि इंसान को घोड़े की जगह दौड़ा दिया, ऐसा नहीं। सरलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए तथा स्पष्टता भी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका जो संप्रेषण है, आपने जो अपनी बात कही, वो सुनने वाले या पढ़ने वाले के हृदय में यूं ही उतर जाए तो आपका काव्य सृजन सार्थक हो जाता है। तो कवि जो है वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करता है। इसमें भावना, कल्पना और बुद्धि का समावेश होता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना होती, कविता कहलाती है। श्याम सुंदर दास जी ने ऐसा बोला था कि कविता जो है वो भावों की अभिव्यंजना है और इसमें अनुभूति की प्रधानता होती है। तो
कवि हृदय जो होता है उसकी में अनुभूति जो होती है वो बहुत प्रबल होती है, और वो किसी विशेष अनुभूति को जब तक अभिव्यक्त नहीं कर देता तब तक उसके अंतर्मन में अजीब सी झटपटाहट होती है, और वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। तो जो भाषा के जो मतलब काव्य सृजन के रूप में जो पद विधा में जो वो व्यक्त करता है वो जाके कविता बन जाती है। तो उसकी जो अनुभूतियां हैं वही शब्द रूप में कागज पे उतरती हैं। और मतलब दूसरी चीज होती है, हाँ, कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो कविता में सत्यता, दिव्यता तथा भाषा सौंदर्य का समावेश होता है। हम कहते जो हम लिखते हैं वो हम नहीं लिखते, माँ शारदे लिखाती। तो माँ जी शारदे तो वो ईश्वर, जहाँ दैवीय शक्तियों का समावेश हो गया, तो आपकी रचना में दिव्यता तो अपने आप ही आ गई। तो क्या बात काव्य सृजन जो होता है उसमें दिव्यता भी होती है। तो जी। कल्पना का जो मिश्रण है वो इसको आकर्षक बनाता है। तो ये आप जब कुछ कह रही कल्पना में, थी। हम्म, जी सीमा जी, मैं कह रही थी कि जब कल्पना का आपने मिश्रण बताया कि इसको आकर्षक बताता है, जो कविता में जब हम कविता की बात करते हैं, जो आपने अभी कविता का सार बताया कि कविता क्या होती है, दिल से दिल तक जो पहुंच जाए। अब जब हम कविता की बात करते हैं तो अपने भाव को कह देना मात्र कविता नहीं है। कविता का मतलब है कि उसमें सौंदर्य लाओ, और तो वो सौंदर्य लाने के लिए शब्दों का, रस का, हाँ, तो जो भाषा है, हाँ जो भाषा हाँ है वो जी सरल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने ढूंढ के इतने क्लिष्ट शब्द लिख दिए कि जो पढ़ने वाले के ऊपर से निकल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सरल, जी सुंदर, सरस और मधुरता लिए भाषा होनी चाहिए। दूसरी चीज, गेयता होनी चाहिए। संगीत काव्य की आत्मा है। लय, ताल, स्तरों के आरोह अवरोह के कारण ही कविता जो है वो हृदय में के जो भाव है वो उभर के आते हैं और श्रोता के हृदय में प्रवेश करते हैं। जब हम, जैसे क्या होता है कि हम करुण रस में लिख रहे हैं, तो जो करुण हाँ रस, करुणा का भाव आया, तो अगर जब पाठक पढ़ रहा है, अगर हमने करुणा के भाव का को अच्छे से प्रस्तुत किया है, तो वो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर भी वो करुणा का भाव प्रवेश कर जाएगा। अगर हमने प्रसन्न भाव से लिखी है, प्रेम भाव से लिखी है, तो वो जो प्रेम या करुणा या जो मतलब जो भी भाव हमारा रहा, वात्सल्य भाव जो भी है, उसको अगर हमारे पाठक या श्रोता ने महसूस कर लिया, तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो हमें अपनी बिल्कुल भाषा में, उस वजन में ध्यान रखना आवश्यक है। नहीं। सीमा जी, जैसे कई बार होता है कि जब हम शब्द अपनी कविता में लिखते हैं, माना कि जैसे है कि चांदनी के बारे में लिख रहे हैं या रात के उसमें, जैसे आपने मैथिली शरण गुप्त जी की है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं हम्म, जल थल में। तो इसमें जो चारू चंद्र की चंचल किरणें, मतलब जो चांदनी के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया गया है, हम जैसे ही वो पंक्ति पढ़ते हैं तो हम महसूस करने लगते हैं उस समय को। तो इसका हम्म। कितना महत्व है कि सही जगह पर सही शब्दों का हम प्रयोग करें, और वो किस तरह से करें। देखिए, जब शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जैसे चारूचंद की चंचल किरणें, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में चारूचंद की चंचल किरणें जो हैं वो खेल रही हैं जल थल। मतलब वो बिल्कुल। उसका जो है वो चित्र जो है वो आंखों के आगे बन जाता है। तो जो शब्दों की कारीगरी यही होनी चाहिए कि हम जो भी शब्द लिखें वो मेरे भाव का भाव चित्र बना दे पाठक की आंखों में। तो वो चित्र तभी बन पाएगा जब आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो चित्र होगा और आप उसको शब्दों में ढालेंगे। तो जैसे बिल्कुल। अभी हमने अपनी एक रचना लिखी थी, कौमुदी थिरके धरा पर स्याह रजनी को हराकर। तो क्या उसमें मतलब, हाँ, तो मेरा यही था कि कौमुदी भी चांदनी को ही कहते हैं। तो जी तो वही है कि उसमें हमने कौमुदी को कई भावों से लिया। एक तो सीधा सीधा भाव है कि चांदनी जब बिखरती है, तो रात का जो अंधेरा है, जो स्याह रजनी का स्याहपन है, वो अपने आप कम हो जाता है।
तो वो रात स्याह नहीं रहती, जैसे अमावस की रात नहीं रहती, वो पूर्णमासी की बिल्कुल। रात हो जाती है जब वो कौमुदी थिरकती है, मतलब चांदनी रात होती है जो, वो पूर्णमासी कहलाती ही है। तो वो, तो मैंने लिखा कौमुदी थिरके धरा पर स्याह रजनी को हरा कर। तो इसमें पूरी जो रचना बनी उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें कौमुदी एक नारी भी हो सकती है, उसका एक नारी मन भी हो सकता है, कि जब वो उसको जो चांदनी रूपी उसके मन में आस आती है, उम्मीद आती है, तो उसके अंदर का जो दुख रूपी स्याहपन है वो समाप्त हो वो जाता है। तो बिल्कुल। ये इसी तरह से उसके, अगर हम देखते जाएं तो उसके बहुत सारे भाव आपके निकल कर आ जाएंगे। नहीं सीमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब मैं आपकी ये पंक्ति सुन रही थी तो मेरे मन में दो तरह के भाव आए। वो एक तो ये था, कौमुदी कमलनी को भी कहते हैं। तो जी जी रात का जी जब अंधेरा हटा तो कौमुदी प्रसन्न हो गई, एक भाव मेरे मन में जी ये जी। आया। और दूसरा भाव क्या आया कि निराशा का अंधेरा छटते ही आशा की जो हम्म, चांदनी है वो बिखर गई। तो वो मतलब बिखर गई। जी, तो आपकी इस जो बात से मुझे ये समझ में आया है कि जब एक कवि अपनी रचना लिखता है, वो उसके भाव ये होने चाहिए कि जो भी उस रचना को पढ़ रहा है उससे कनेक्ट हो जाए या उसके भाव जी से जी जुड़ जाए। जी। जी। अब जैसे शब्द होते हैं, कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे अनुकरण है और अनुसरण है, दोनों ही का अर्थ है पीछे चलना है एक तरह से, है ना। तो हाँ जी। अनुकरण जब होता है, तो अनुकरण हम लोग करते हैं ना, तो किसी से प्रभावित होकर उसकी नकल करना, अनुकरण। और जी, अनुसरण होता है आंख बंद करके और उसका पीछे पीछा चलना। हाँ। पीछे चलना। हम उससे जी। प्रभावित, या वो कुछ नहीं, उसने जो बोला, तो जैसे ज्यादातर वो जो आपके धर्मगुरु वगैरह होते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कह जी। दिया कि ऐसा होना है तो ऐसा होना है, ये नहीं, फिर आदमी उसमें तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। अनुकरण जो होता है वो, जैसे कोई शाहरुख खान है, उसका हेयर स्टाइल पसंद है, तो लोग जो लड़के हैं वो उसका हेयर स्टाइल रख लेते हैं, उसके तरह से चलते हैं, उसकी तरह से बोलते हैं। तो ये अनुकरण हो गया। तो छोटा छोटा इसी तरह अभिन्न है, विभिन्न है, ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं, दोनों ही विशेषण हैं, दोनों ही का उद्भव भिन्न से हुआ है। लेकिन अभिन्न का अर्थ है भेदभाव रहे। जैसे हम ये आप अभिन्न मित्र हैं, हमारे आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, तो अभिन्न मित्र हैं। और विभिन्न जो है इसका बिल्कुल विपरीत है, मतलब विभिन्न मीन्स विभिन्न प्रकार के, हाँ जी। मतलब तरह तरह के। तो हाँ जी। इस तरह से अगर हम लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो शब्दों का प्रयोग जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक छोटा छोटा शब्द जो है, वो उसका अर्थ बदल जाने से आपकी का जो भाव है, आपकी जो कविता का अर्थ है, वो बदल सकता है, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अनर्थ हो बेसिस सकता है। जी जी जी। जी, नहीं, इसलिए जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। हाँ, वो सही आपकी प्रयोग। बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे अभिन्न मतलब कि एकदम जुड़ा हुआ, विभिन्न मतलब अलग। मतलब देखिए अलग कितने अलग, दो अर्थ, देखिए अलग-अलग दोनों, अर्थ। जबकि दोनों दोनों शब्द तत्सम है, दोनों भी विशेषण है, और दोनों का उद्भव एक ही शब्द भेद से हुआ है, जो भेद से मतलब है। जी, जी। ऐसे ही कई शब्द होते हैं सीमा जी, जैसे हम लोग अपनी रचनाओं में कई बार पर्यायवाची शब्द देख के उसको अपनी रचना में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ा जाए तो जो भाव हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं, जैसे हम सूरज की बात करें तो वो उदित होता है, मतलब उग रहा है। अब हम इसमें हम्म केवल उदित रख सकते हैं, और एक जो बीज होता है या शाम की जो शाम का जो लालिमा है या सुबह की जो लालिमा है, किरणें हैं, वो स्फुटित होती हैं या प्रस्फुटित होती हैं। अब इन दोनों में भी अंतर समझना थोड़ा जरूरी है। ये शब्द मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप थोड़ा इसको बताइए कि शब्दों का थोड़ा सा अंतर कितना बड़ा देखिए, वो कर सकता है। प्रस्फुटन मीन्स प्रकट होना, उदित हाँ मीन्स होता है ऊपर उठकर आना, ऊपर उठकर जी। आना। और जो प्रस्फुटन शब्द है वो उसका उसको जो है प्रस्फोट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फूट कर बाहर आना। ये प्रस्फोट शब्द का ही, ये एक तरह से समझ लीजिए कि उसी से ये शब्द निकला है।
तो प्रस्फोट मीन्स होता है फूट कर बाहर आना। तो उदित होना, उदित होता है कि धीरे धीरे ऊपर आना। तो जैसे जैसे हमारी धरती घूमती है और वो सूर्य जो है ऐसा लगता है कि ऊपर आ रहा है, तो इसलिए उदित शब्द का प्रयोग सही है। और बीज चूंकि धरती को फोड़ कर बाहर आ रहा है, फूट कर बाहर आ रहा है, तो वो प्रस्फुटन उसके लिए उचित है। इसलिए इन दोनों में ये एक, हमको लगता है ये एक मतलब अंतर है। इसलिए जी प्रयोग सही प्रयोग करना चाहिए। जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शब्द है, तो पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं और पर्यायवाचियों के अर्थ भिन्न होते हैं, तो भिन्न भाव के साथ भिन्न अर्थ का ही आप शब्द चुने, वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। उससे आपकी रचना प्रभावशाली होगी। और अगर आप एक हिंदी साहित्यकार होते हुए कि कोई गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इससे आपकी छवि धूमिल होती है, आपकी रचना का स्तर थोड़ा कम होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत बुद्धिमानी से, समझदारी से करें। और नहीं, उसके लिए आप शब्द ज्ञान अपना बढ़ाएं। जितना आपका शब्द ज्ञान अच्छा होगा, उतनी आपकी रचना सशक्त होगी। शब्द ज्ञान बढ़ाना भी अति आवश्यक है। सीमा जी, एक और बात अभी काफी देखने में आती है, जो कई रचनाकार हैं, जैसे किसी की रचना पढ़ी और उसके बाद उसी के भाव को लेकर अपनी रचना लिख दी। क्या वो एक अच्छी रचना रचना लिख पाएंगे अगर वो किसी और के भाव को लेकर रचना लिख पाएंगे? देखिए, अगर शब्दों के हेर फेर करके आपने किसी को रचना को देख के अपनी रचना बना ली, तो वो किसी भी कीमत पे अच्छी रचना इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो आपका मुख्य भाव था, जो आपके असली, जो पहली कविता लिखी गई, जो असली लिखने वाला सर्जक था, उस सृजक था, उसके हाथ मौलिक से निकली मौलिक मौलिक मौलिक, भाव, हाँ, जो मौलिक भाव। मौलिक रचना थी, राइट, मौलिक शब्द, मौलिक जो रचना थी, उसका जो लिखने वाला था, उसका जो साहित्यकार का भाव था, उसका वो अपना नैसर्गिक भाव था, वो उसका अपना अंदर का भाव था। वो भाव, आप कोई भाव नहीं चुरा सकता। आप शब्द चुरा सकता है, लाइनें चुरा सकता है, लेकिन भाव नहीं चुरा सकता। भाव जो है वो आप हमसे आप तक जाते जाते वो भाव बदल जाता है, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण अपना अद्वितीय दृष्टिकोण होता है। हम कोई चीज देख रहे हैं, एक हम किताब देख रहे हैं या हम एक पहाड़ देख रहे हैं, अगर हम उस पे रचना लिखने चलते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में वो पहाड़ पे हम उसको कई दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। आजकल वो चित्र आधारित रचनाओं का सृजन होने लगा जी है, तो वो जी इसीलिए जी। होता है कि हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है, और जिसका दृष्टिकोण जो होता है उस हिसाब से वो रचना लिखता है अपनी अपनी। तो किसी को पहाड़ में कोई बाधा दिख सकती है, पहाड़ जैसी बाधा, किसी को पहाड़ जैसा अपना वो लक्ष्य दिख सकता है, किसी को पहाड़ जैसा अपना दुख दिख सकता है। पहाड़ देख के हम लोग बहुत सारे फीलिंग, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे भाव मन में आते हैं। हमने उस पहाड़ को देखकर क्या लिखा है, और उस को देखकर आपने क्या लिखा, अंतर है। अगर हमने उसको लिखा कि प्रस्तर हृदय लिखा, तो पहाड़ जैसा, मतलब वाह, पत्थर जैसा हृदय हो कठोर गया। कठोर हृदय। हाँ, हाँ जी। कठोर हो गया, नहीं मतलब जैसे जो हमने लिखा प्रस्तर हृदय, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कहने का मतलब है कि जो हृदय है वो इतना दुख और वो सब सहते सहते पाषाण जैसा हो गया, जैसे पत्थर पे किसी चीज का असर नहीं होता, असर नहीं। उस जी तरह से वो जो हृदय है वो इस तरह का हो गया है कि अब उस पर किसी बात का, किसी भावना का, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। तो मैंने प्रस्तर हृदय लिखा, तो इसका मतलब हम पत्थर दिल नहीं हो गए, पत्थर जैसा दिल हो गया। जैसा हृदय पत्थर हो का गया, जो गुण धर्म है वो हृदय वो में आ अपना। गया। हाँ, जी तो अलग अलग भाव होता है, शब्दों का जो प्रयोग होता है, हर इंसान अपने दृष्टिकोण, अपने भावानुसार करता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम उसको शब्द देते हैं।
जी। जी, बहुत सुंदर जानकारी सीमा जी। इसी के साथ मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, हम विधाओं पर भी बात करेंगे। आज हमारा था कविता लेखन पर परिचय और किस तरह से हम कविता लेखन की ओर आगे बढ़ें, हम आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सीमा जी, कि क्रिया का जब हम काव्य सृजन करते हैं या कविता लिखते हैं तो उसमें क्रिया की का क्या स्थान होता है। हम जैसे है, था, इस तरह के शब्दों को कम से कम इस्तेमाल करें या फिर उनको हम जैसे आमतौर पे करते हैं नहीं, वैसे वो करें। बहुत जहाँ पे अति आवश्यक हो वहां पे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि ये गद्य में मतलब क्रिया का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उससे वो पूरा वाक्य बनता है, उसको हम लोग कविताओं में कम से कम प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करते भी हैं तो अंत में बहुत कम करते हैं, उसको बीच में जी। कहीं लगा दिया। हाँ, तो मतलब मतलब उसमें अगर जरूरत पड़ रही है का प्रयोग करना है, था का प्रयोग करना है, बताना जरूरी है कि ऐसा था, तो हम उसको बीच में कहीं लाएं। वो हम पूरा उसको सीधे सीधे वाक्य के रूप में ना लिखें, वो जी काव्य जी। सौंदर्य को घटाता है वैसे लिखना। नहीं, कि आपकी बात जैसे से अभी चिड़िया उड़ रही थी हमें, तो उड़ रही जी। थी चिड़िया, ऐसे हो गया ना। चिड़िया उड़ रही थी, हमको लिखना है थी, हमको मतलब हम मेरा कहना है, मान लिया हमको उसका इस्तेमाल करना जरूरी हो रहा है तो हमने लिखा चिड़िया उड़ रही थी, ये तो हो गया गद्य वाक्य, गद्य का वाक्य हो गया। और हमने लिखा उड़ रही थी चिड़िया, तो ये थोड़ा काव्यात्मक हो गया। तो नहीं, इसको में हमको अब क्रिया का प्रयोग करने में थोड़ा विचार करके करना चाहिए। जी। सीमा जी, अभी तक की जो हमारी बातचीत है उससे मैंने इतना समझा है कि जो गद्य है वो अपनी बात को सीधे शब्दों में कह देता है और जो कहना है, लेकिन जो पद्य है वो प्रतीकात्मक, मतलब उसमें सिंबॉलिक जो होते हैं वो भाव होते हैं, और जब यही गद्य पद्य की खूबसूरती होती है। जी जी अ, जी, बिल्कुल जी। सही कह रही हैं। जी। तो सीमा जी, अब मैं वैसे तो हमारा समय हो गया है, लेकिन हम आज जैसे हमने बात किया था कि हम कविता लेखन पे बात करेंगे, तो कविता लेखन की अगर मैं बात करूं हमारे आधुनिक समय में, आज के परिवेश में, तो कविता हमारे बीच जो कविता तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद या नियमबद्ध, बस इनके बीच सिमट कर रह गई है। लेकिन जी इनके जी। बीच भी एक बहुत बड़ा अंतर है, इनको लिखने का भी एक तरीका है। तो आज हम इसी से अपनी कार्यशाला शुरू करते हैं। तो थोड़ा तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद और नियमबद्ध इस कविता लेखन के बारे में बता दीजिए। तुकांत व अतुकांत कविता में स्पष्ट भेद है। तुकांत कविता जो होती है वो नियमानुसार छंदबद्ध, मापनीय युक्त और शब्दों के भाव गेयता और एक सलीके के आकर्षण के साथ लिखी जाती है, जो तुकांत कविता हमारी होती है। और जो अतुकांत कविता है वो छंदबद्ध नहीं होती, नियमानुसार नहीं लिखी जाती, पर उसमें भी भाव का सहज प्रभाव होता है, एक लय के साथ आगे भाव बढ़ते हैं। शब्दों में भले ही लय ना हो, लेकिन भाव का जो प्रभाव होता है वो एक लय के साथ आगे बढ़ता है, जिससे पाठक पढ़ते पढ़ते बहता चला जाता है उसके साथ। तो अगर यदि अतुकांत रचना जो है वो सार्थक, असार्थक और सशक्त हमारी नहीं होगी, तो वो कविता नहीं, फिर वो गद्य की ओर चली जाएगी, गद्य की श्रेणी में चली जाएगी। और आजकल मैंने ये भी देखा कि लोग अतुकांत रचना के नाम पे क्या करते हैं, एक सेंटेंस को लिया, उसको 5 भागों में तोड़ दिया और उसको ऊपर जी। नीचे लिख दिया और बता दिया ये मेरी अतुकांत रचना। तो वो अतुकांत रचना नहीं होती है, वो गद्य होता है। उसको आप चाहे 6 लाइनों में तोड़ के लिखें, चाहे 10 लाइनों में तोड़ के लिखें, कविता जो है वो अतुकांत कविता जो है निराला की देख लीजिए, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी गई हैं अतुकांत में। तो उसमें हम जिस भाव को लेकर कविता को प्रारंभ कर रहे हैं, अपने शब्दों का चयन, और उसमें अतुकांत में ये होता है कि लंबे लंबी बहुत सारी बातें हम लोग नहीं करते, छोटे छोटे कुछ कुछ शब्दों में और उसमें सिमट के अपनी बात को स्टेप बाय स्टेप कहते चले जाते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा जो मेरा मानना है वो ये मेरा मानना है कि
अतुकांत रचना में भी आप शब्दों का चयन ऐसा करिए कि जिससे आपके जो शब्द हैं वो एक छोटे से शब्द में आपका बहुत सारा अर्थ छिपा हो, आपकी सारी बात कह दे। जैसे हमने एक शब्द बताया अरण्य निनाद, मतलब वन का शोर। और वन का वो शोर ऐसा होता है कि ये माना जाता है वो वन में जो शोर होता है उसको कोई नहीं सुनता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो जंगल का शोर है, उसको कोई नहीं सुनता। तो अगर हम इतनी लंबी बात की जगह अरण्य निनाद लिख देते हैं, आर्तनाद लिख देते हैं, हृदय का जो आर्तनाद है, हृदय का अंदर की जो पीड़ा है, दुख है, उसकी जो अंदर से चीत्कार निकलती है दुख की, तो उसका क्या उस वो जो है वो प्रभावशाली भी रचना हो जाती है और कम शब्दों में मेरी बात भी हो जाती है। और जो हमने एक बिंदु उठाया, जैसे हमने शोर पे लिखना शुरू किया, तो मेरी रचना अतुकांत भले ही हो लेकिन पहले शब्द से आखिरी शब्द तक, आखिरी लाइन तक शोर पे ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शोर से चले थे जाके भीड़ में घुस गए, या शोर से चले थे जाके कहीं पे बाजे बाजे बजाने लगे, ये नहीं होना चाहिए। हमको अपने विषय में, अपने रास्ते से, पथ से भटकना भी नहीं है, ये भी लिखते समय में ध्यान रखना चाहिए। रचना मतलब जी हाँ, जी। जो लय, एक लय भी होनी चाहिए और गहता भी होनी चाहिए। और जो अतुकांत है उसमें गहता नहीं होती है, लेकिन उसमें भाव प्रभाव होना चाहिए। बस इतना ही हमको अंतर मेरे हिसाब से है। वैसे तो आप अंतर करते जाइए तो बहुत सारे अंतर निकल आएंगे, लेकिन मुख्य अंतर ये। मतलब ये है कि अभी तुकांत तो चलिए, तुकांत में लय है, एक प्रवाह है। तो जब हम अतुकांत लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अतुकांत में भी वो भाषा प्रभाव बना रहे, मतलब हर शब्द हम्म तुकांत का एक बहुत बड़ी बात कहता है आपके जैसे कभी हिसाब कभी से क्या? अतुकांत रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं तो पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई संबंध ही नहीं होता। ऐसा जी नहीं होना चाहिए। जी। कविता हमारी इंटर रिलेटेड, इंग्लिश में जो शब्द है, अंदर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब आपकी कविता आपके लिखते समय लय में होगी, मतलब भाव के प्रवाह में होगी, तभी पढ़ने वाले को भी भाव का प्रवाह मिलेगा और तभी वो उसमें, उसी भाव में वो बहता चला जाएगा। जी। थोड़ा इसको कविता लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है। जो मतलब वो जो आजाद कविता, स्वच्छंद कविता वाली बात है, वो कविता नहीं, वो गद्य की ओर ले जाता है। थोड़ा सा जी जी जी, नियम होना जरूरी है जब हम कविता लिखते हैं। लिख जी रहे हैं लिख रहे हैं, जी। क्योंकि उसी से वो काव्य सौंदर्य आता है। और जब तक काव्य सौंदर्य नहीं, तो आपकी कविता में आकर्षण नहीं होगा। आपकी कविता किसी के हृदय को छुएगी नहीं। जी हृदय स्पर्शी रचना आपको बनानी है तो हृदय से ही लिखनी पड़ेगी। जी। आपको शब्दों को मतलब जोड़ के ढेर नहीं खड़ा कर देना है। आपको हृदय से भाव को लेकर, रस को लेकर, कि जो है रस और काव्य तो एक दूसरे के पूरक हैं। उसमें बिल्कुल। अगर रस, भाव और ये सब चीजों का समन्वय नहीं हुआ तो वो गद्य की ही ओर चला जाएगा। वो नहीं, आपके सीमा जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैसे कविता में नदी की तरह प्रवाह होना चाहिए कि वो अपने साथ सबको बहा के ले जाए, न कि ताल तलैया की तरह उसका पानी ठहरा हुआ होना चाहिए। जी जी जी। आपके आज के इससे मुझे समझ में आया। हमारे जो है एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, तुकांत रचना में भी कई बार बस तुक मिलाने के लिए कोई भी शब्द लिख देते हैं। जी। हाँ, वो बिल्कुल तो है। सही कह रहे हैं। ये नहीं तो तुकांत में भी इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं है कि गोल मोल रोल हमने बस तीन मिला दिए तो हमारा तुकांत हो गया। तुकांत में आपका जो आपके जो रचना का वाक्य है जो आ रहा है, जो रचना है, उसमें तुकांत में भी हर शब्द जो है वो अपनी पूरी बात कहता हो। आपका जो तुकांत, आप जिस शब्द का तुकांत ले रहे हैं उस शब्द से भी अंदर से जुड़ा हो। ये नहीं हो कि एक बात पूरब की हो रही है तो अगली लाइन में पश्चिम में पहुंच गया, फिर उसकी अगली लाइन में जो है वो उत्तर दक्षिण, मतलब हम चारों तरफ भाग रहे हैं केवल तुकांत के नाम पे। तो ये तो एकदम सही बात है कि तुकांत जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए।
हमको जबरदस्ती तुकांत नहीं मिला। बहुत सारे लोग मिलाते, ऊपर चाल लिखा, नीचे जाल लिखा, कहीं काल लिखा, और आगे लाइन मिले ना मिले तो जबरदस्ती उस तुकांत से मिला के लाइन बना देते, तुकांत को लेके लाइन बना देते, ना कि लाइन में तुकांत जोड़ते। तुकांत नहीं, आपको तुकांत अगर शब्द का मिल रहा है तो पहले तो ढूंढिए, उसका अर्थ देखिए। अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो आप अपना तुकांत बदल दीजिए। जी उस जी। तुकांत के साथ अनर्गल शब्द नहीं लगाइए, उससे आपकी रचना का सौंदर्य समाप्त होता है। मतलब आप कोशिश शब्दों करनी को, चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिल रहा है कोई अच्छा तो शब्दों को आगे पीछे करके अपनी रचना को थोड़ा सा, उसकी पंक्ति को आप बदल दीजिए तो आपकी रचना बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। हाँ, और जी आपस में जो भी उसमें कविता में शब्द लिखते हैं, उनका आपस में तालमेल होना चाहिए कि जी। कौन सी चीज पसरती है, कौन सी चीज गिरती है, कौन सी चीज फैलती है। ये नहीं है कि जैसे हमने अभी एक कौमुदी थिरके धरा पे था, उसमें एक लाइन लिखी, वो पीर पसरी चरमरा कर। तो जैसे कोई चीज चरमरा के पसर जाती है, तो पीर पसरी चरमरा के, तो इसमें जो हमने शब्दों का मैंने पीर फैली नहीं लिखा, मैंने पीर गिरी नहीं लिखा। कोई चीज चरमरा के जब कोई चीज गिरती है तो वो पसरती है। तो हमको शब्दों का जो इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, तो भाव और अर्थ और सब कुछ देख कर करना चाहिए। उसी से ही कविता में सौंदर्य आ सकता है। वरना नहीं, मतलब बिल्कुल कहीं ना ठीक कहीं कहा। कविता जो है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बात थी, मेरी कविता जो है वो लोगों ने कम पसंद की या नहीं पसंद करे, पता नहीं क्यों नहीं पसंद करे। ये क्वेश्चन रहता है। दूसरे की कविता को बहुत पसंद किया, उससे तो अच्छे शब्दों का प्रयोग मैंने किया था, उसने तो उतने अच्छे शब्द भी नहीं इस्तेमाल किए। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मस्तिष्क में आते हैं। तो बस यही है, अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कविता में मतलब शब्द ही इम्पोर्ट उतने जरूरी नहीं है। शब्द से ज्यादा शब्द का भाव और भाव संयोजन जरूरी है, कि हम जो वाह। शब्द का इस्तेमाल करें उसको सही से प्रयोग करें। ये अति आवश्यक है, बजाय हम ज्यादा अच्छे शब्दों की ओर जाएं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमें नहीं, लगता बहुत है हम अपनी अच्छी। बोलचाल की भाषा में अपनी कविता लिखे, पर ऐसा कुछ लिखें जो सामने वाले को लगे हाँ ये तो बात हम भी कहना चाह रहे थे, यही तो हम कह रहे थे। आपकी कविता अगर सामने वाले को अपनी कविता लग जाती है तो आपका लिखना सार्थक है। जी जी। शब्दों के चयन से सीमा जी मुझे एक बात याद आ रही है। जब हम संसार के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, उसमें एक संस्कृति शब्द है। मैं बहुत जी जी कोशिश जी। करूं तो मैं संस्कृति से कविता लिखने में थोड़ा सा घबराती हूं और घबराई भी थी। लेकिन जब मैंने कामायनी पढ़ी, उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको इस्तेमाल किया है कि कौन तुम संस्कृति तीर, लहरों पर फेंकी हुई मणि एक अनजान। मतलब जो मैं संस्कृति शब्द को अकेले देख रही थी कि मैं इसको कैसे प्रयोग करूं या इसका उतना अर्थ अच्छा नहीं निकलेगा, तो कामायनी में वो इतनी सुंदर तरीके से उसको लिया गया है कि आप उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, शब्द की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये तो तो उसका सही प्रयोग ही उसकी खूबसूरती बढ़ाता है, यही चीज है जी बस। जी। तो सीमा जी, समय भी हो रहा है और जैसा हमने हमारी कार्यशाला में है कि ये एक पाठशाला है, कार्यशाला है, हम सब इसमें विद्यार्थी भी हैं। तो क्यों न आज की जो तुकांत और अतुकांत हमने बात किया, उस पर एक थोड़ी सी हमारे जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे उनको लिखने के लिए कुछ दे दिया जाए। तो हम लोग केवल एक लाइन देते हैं और बाकी उनको जी लिखने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या लिखा और हम लोगों ने क्या लिखा, फिर हाँ जी। उसको फिर जी देखेंगे। बिल्कुल। तो हाँ, तो एक लाइन ऐसे कुछ भी दे दे। हाँ जी जी, कुछ भी तो दे दीजिए। हाँ, लाइन सांझ अब ढलने लगी है, तो सांझ अब दर ढलने अब लगी, इस पे ढलने लगी। तुकांत। हाँ, तुकांत और अतुकांत दोनों लिखने का प्रयास करिए, देखिए कि कुछ हम लोगों की बातचीत से कुछ आपको लाभ मिला या नहीं।
नहीं, बिल्कुल। आज का तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, आज की हमारी जो पंक्ति है, साँझ अब ढलने लगी है। इस पंक्ति को लेकर आप लोगों ने 4 पंक्ति की एक तुकांत और 4 पंक्ति की एक अतुकांत रचना लिखनी है। वो आप हमारे इसी जो हमारी ये कार्यशाला है, इसी के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी अच्छी रचनाएं होंगी, कुछ विशेष रचनाएं होंगी, उनको हम अगली जो हमारी कार्यशाला है उसमें हम पढ़ेंगे, और अच्छी रचना को हम प्रशस्ति पत्र या सर्टिफिकेट भी देंगे कलम के जादूगर की ओर से। इससे एक बात तो ये होगी कि हम लोग एक दूसरे के भावों को जान पाएंगे, सीमा जी। और कैसे लिखना है थोड़ा हम ये समझ पाएंगे, और उसमें जो कुछ भी अगर हम जब रचना पढ़ेंगे हमें लगा कि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सुझाव दे सकें। जी जी, है अगर ना? लगता है कि हाँ, अगर इसमें इसकी जगह ये होता तो और अच्छा लगता, हाँ तो जी। ऐसा कर सकते हैं। तो जी। उसको हम लोग सब लोग बहुत अच्छी भावना से लें। हम लोग कोई सब लोग विषय विशेषज्ञ नहीं है, आपस की बात है, एक दूसरे की जी। मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला है। आप लिखिए। तो ये जी। और हम लोग एक तरह से ये हंसते हंसते बोलते बोलते एक दूसरे को की रचनाएं लिखने का उसका मौका मिल रहा है। हम लोग स्वयं भी जी। लिखेंगे और जी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। नहीं, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। बिल्कुल। दीपक शर्मा जी कहते हैं, मैम कविता लेखन के मानकों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। दीपक शर्मा जी, बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं, हमारा जो उद्देश्य है कि वो थोड़ा सा कविता के बारे में जान लें और उनको सीखने में थोड़ी आसानी हो जाए। हम वो पूरा करते हुए बिल्कुल हम कविता की ओर बढ़ेंगे, विधाओं की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हिंदी साहित्य में, हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान सकें। और ये है कि साँझ अब ढलने लगी। जी हाँ, पहली लाइन हमने यही प्रयोग करनी है, साँझ अब ढलने लगी। और तुकांत और अतुकांत लिखना है। आ साँझ अब ढलने लगी लाइन पर आप गीत लिख सकते हैं सिर्फ क्या? सांझ अब ढलने लगी है है, लगाया है। हाँ, लगाया है, इसको साँझ इसको अब दो, ढलने हाँ लगी है। हाँ है। तो जी। मतलब वो उस शब्दों का अर्थ चेंज हो जा रहा है ना, इसलिए है लगा। हाँ जी। हाँ, तो अभी हम्म। गीत हमारे निर्दोष कुमार जी पूछते हैं कि क्या गीत लिख सकते हैं? हमने आपको हाँ बिल्कुल तुकांत, बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ हमने हाँ, तुकांत तुकांत दिया है। मर्जी आपकी, कि निर्दोष आप कुछ भी लिखे। निर्दोष कुमार जी तो गीतों के बादशाह हैं भाई। जी। और हाँ, हमको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप इसी कमेंट्स बॉक्स में हमारा केकेजे ओपन माइक को टैग करके आप उसको लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली जो हमारी कार्यशाला होगी, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें या आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो सीमा जी, आज हम अपनी कार्यशाला को यहीं तक समापन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत अगर लोगों कुछ, को जी, कुछ नहीं कहना बस चाहें नहीं कोई संक्षेप में, तो बिल्कुल स्वागत है। नहीं, हमने तो बहुत सारा कह दिया, लोग थक गए होंगे सुन सुन के। अब बस हम यही चाहते हैं, नहीं बस मेरा कहना यही है, हम लोग कोई विषय विशेषज्ञ लोगों के लिए कार्यशाला नहीं कर रहे हैं, उनसे तो हम ही लोग सीखते हैं। और बस हमारे जो नवोदित रचनाकार है, हमारे जो साथी रचनाकार हैं, बस मेरा ये कहना है कि अगर हम आप मिलकर कहीं कुछ अगर संशोधन की जरूरत लगती है और हम लोग कर ले जाते हैं और हमारी आपकी रचना में काव्य सौंदर्य बढ़ता है, तो इसमें पूरे साहित्य जगत का ही लाभ है कि उसको साहित्य जगत को सुंदर रचनाएं मिलेंगी, सशक्त रचनाएं मिलेंगी। और अपने जो कुछ हम लोगों ने बातें करी कि भाव प्रधान होना चाहिए और शब्दों का चयन अच्छा मतलब करके रखना चाहिए, शब्द ज्ञान बढ़ाना चाहिए, तो हमें लगता है कि अगर इन बिंदुओं पे आप लोग ध्यान देंगे, जो लोग नए लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी उन्हें अनुभव नहीं है। लिखते लिखते भी अनुभव से भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीख लेते हैं।
करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो अभ्यास भी बहुत जरूरी है। आप ये मत करिए कि आपने शब्द ज्ञान सीख लिया, भाव समझ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप निरंतर लिखते रहें। तो जो हम लोग निरंतर लिखते हैं तो उससे हमारी लेखनी में धार आती है। और कभी भी दूसरे को देखकर इधर उधर मत भागिए कि वो ऐसा लिख रहा है तो हम ऐसा लिख ले, वो ऐसा लिख रहा है तो हम ऐसा लिखें। जो अपनी मौलिकता है उसको मत छोड़िए, उसमें जी उसको परिमार्जित करिए, उसको सुंदर करिए, पर अपनी जी। मौलिकता मत छोड़िए। दूसरे का हमें अनुसरण नहीं करना है। अनुकरण कर सकते हैं, अनुसरण अनुकरण नहीं करना करना है, है। अनुसरण हाँ, नहीं करना है। अनुसरण नहीं जी करना। अनुसरण आंख बंद करके किसी, वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है, ऐसे करने में वो कहते नहीं है कि वो भेड़ चाल में गए, वो कुएं में ही गिर गए, वो तो पहली भेड़ गिरी तो सब गिर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखना है हमें सबसे, लेकिन रचना हमारी अपनी मौलिक होनी चाहिए। जी। सीमा जी, चलते चलते मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। हमारे प्रकाश मित्रवत जी पूछते हैं कि साँझ अब ढलने लगी है, बात भी बनने लगी है, क्या ये सही है पूजनी? बात भी बनने लगी। हाँ सही है। ऐसे ले अभी कहीं अभी लिखिए, अब अगली बार बताएंगे कितना सही है। नहीं, चलिए, आपकी नहीं कोशिश नहीं बहुत मत, अच्छी है। हाँ जी, नहीं थोड़ा अच्छी, अच्छा अच्छा प्रयास है। जी, अच्छा तो प्रयास है। जी, तो रचना हम्म, को पहले तो मतलब सीमा जी, रचना आज आप लिखना शुरू करिए, 2 दिन के बाद फिर देखिए, फिर उसमें कुछ नयापन होगा। बिल्कुल सही। तो मैं सभी से कहना नहीं चाहूँगी जो आज हम लोगों ने बहुत आसान सी लाइन दी है। सांझ जब ढलने लगी, ये तो ऐसी है कि आप इसको बोलिए तो अपने आप लाइनें आगे चलने लगेंगी। जी, तो आज की परिचर्चा मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी और उन्होंने बहुत आसान शब्दों में बहुत सरल तरीके से कविता लेखन का जो शुरुआती सफर है वो हमारे साथ तय किया होगा। और मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी सीमा जी, हमें अनुसरण नहीं अनुकरण करना है। तो आज की यही जो परिचर्चा की है वो सार्थकता है। तो इसी के साथ मैं दर्शकों से और सीमा जी से समापन की जो हमारी वह कार्यशाला है अनुमति चाहती हूँ। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आपका आई भी और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया, इस योग समझा कि हम कविता की नहीं चर्चा नहीं कर सकें। हम सब साहित्य साधक हैं। जी अभी इस योग नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बस एक दूसरे के सहयोगी बन सकें, जी, बस। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा जी। और हम अगली कार्यशाला जल्द ही घोषित करेंगे और आपकी जो हमें रचनाएँ मिलेंगी उसके आधार पर हम देखेंगे कि हम कितनी जल्दी इस कार्यशाला को दोबारा लेकर आते हैं। तो बिल्कुल हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। तब तक सीमा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद सीमा जी। सबको, और जितने लोग जुड़े थे सभी को हम लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। जी। तो दोस्तों, ये थी सीमा वर्णिका जी जो आपसे कविता लेखन के प्रारंभिक जो एक लिखना होता है, प्रारंभ करना होता है, उसके बारे में बात कर रही थी। और अंकित जी कहते हैं किसी कविता का विश्लेषण करके बताइए या समीक्षा मेरा सुझाव है, या अगली बार कुछ इस प्रकार का विश्लेषण करें। बिल्कुल, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने नवोदित कलमकारों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपके जो भी सुझाव हैं हमें भेजिए, हम ज़रूर उन पे ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। अगली कार्यशाला में फिर मिलते हैं, मस्ती की पाठशाला में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।